Hello my dear students, myself Dhruva Patel. Here I am in Aradhya classes at a CTM. Over here I am your biology teacher. I will teach you a biology. Fine. And today we'll start with the chapter number 1 of your standard 12. That is the reproduction in living organisms. Reproduction in living organisms. ओके सो सबसे पहले बेटा ये जो पूरा यूनिट है दैट इज द यूनिट नंबर 1, तो उसका मैं ओवरव्यू दे रही हूँ आप लोगों को एंड देन विल स्टार्ट विथ द चैप्टर नंबर 1 as the unit number 1 of your standard 12 is reproduction and it is mainly divided into the 4 chapters. The chapter number 1 is the reproduction in an organism. Chapter number 2 is about the reproduction in a flowering plant. Chapter number 3 is about reproduction in a humans and chapter number 4 is about reproductive health. नाउ बेटा अभी मैं आप लोगों को सबसे पहले ये एक्सप्लेन करूंगी कि ये 4 चैप्टर्स में कैसे पूरे सिलेबस को बाइफर्केट किया है आपके रिप्रोडक्शन के टॉपिक को. सो चैप्टर नंबर 1 जो है रिप्रोडक्शन इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म. सो बेटा यहाँ पे हमें सबसे पहले तो बेसिक पढ़ना है. व्हाट इज द रिप्रोडक्शन, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन फॉर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, देन विच आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ द रिप्रोडक्शंस. Now there are how many common methods by which living organisms can reproduce. मीन्स ऐसे कौन से बेसिक मेथड्स हैं कि जिसकी वजह से या तो जिसके थ्रू लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिप्रोडक्शन कर सकते हैं. एंड ये सब पढ़ने के बाद चैप्टर नंबर 2, 3 एंड 4 जो है उसमें हम पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म वाइज पढ़ेंगे. यानी कि चैप्टर नंबर 2 जो है वो है रिप्रोडक्शन इन अ फ्लावरिंग प्लांट. तो उसमें हम स्पेशली फ्लावरिंग प्लांट में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कैसे होते हैं, उसमें कैसे पोस्ट रिप्रोडक्टिव प्री रिप्रोडक्टिव चेंजेस होते हैं, वो सब पढ़ेंगे. लाइकवाइज विल कवर ऑल दिस टॉपिक फॉर ह्यूमंस इन अ चैप्टर नंबर 3 कि कौन से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, कैसे डेवलप्ड होते हैं, कैसे गैमेट्स बनते हैं, कैसे फर्टिलाइजेशन होता है, कैसे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स होती है एंड कैसे न्यू लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस होता है. फाइन. एंड चैप्टर नंबर 4 इज अबाउट द रिप्रोडक्टिव हेल्थ. उसमें हम ये कवर करेंगे कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन करने के लिए स्पेशली ह्यूमंस में कौन सी केयर करनी पड़ती है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स से रिलेटेड कौन से डिजीजेज हो रहे हैं और उसमें गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो कैसे हेल्प कर रही है, कैसे कैसे प्रोग्राम्स चल रहे हैं, वो सब हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 में. Fine. So over here we'll start with the reproduction in a living organism. This is the general idea. Fine now. Okay. So first beta you must know the definition of the reproduction. Fine. So we can say that reproduction is a process by which any living organism can produce new living organism similar to itself on reaching maturity. Fine. Reproduction is process by which any living organism can produce new living organism similar to
itself on reaching maturity. ओके, फाइन इनफ। तो ये डेफिनेशन के अंदर बेटा देखो, सबसे पहले तो रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन प्रोड्यूस न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म सिमिलर टू इटसेल्फ ऑन रीचिंग मैच्योरिटी। अगर ये दो वर्ड आप नहीं लिखते हो ना बेटा, तो ये डेफिनेशन गलत है। रिप्रोडक्शन इज नॉट ओनली एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन प्रोड्यूस न्यू लिविंग वंस। आपको ये लिखना पड़ता है बेटा, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म्स में से जो नया लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है वो उसके जैसा ही होता है, सिमिलर टू इटसेल्फ। एंड कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आफ्टर बर्थ, जब वो मैच्योरिटी पे पहुंच रहा है, तब जाके नया लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस कर सकता है। सो यू हैव टू राइट ऑन रीचिंग मैच्योरिटी। मीन्स बेटा आप लोगों को स्टैंडर्ड 12 में बोर्ड की जो एग्ज़ाम देनी है उसमें थियोरिटिकल पोर्शन में समटाइम्स आपने देखा होगा ऐसा होता है कि जो हम लोगों ने एज्यूम किए थे उससे बहुत कम मार्क्स आए थे। तो उसके रीजंस ये भी है बेटा कि आप समटाइम्स डेफिनेशंस में या शॉर्ट नोट्स में ऐसे वर्ड्स अगर मिस कर लेते हो ना, तो ये डेफिनेशन अगर कोई एग्जामिनर को रॉन्ग देना है तो वो रॉन्ग भी दे सकते हैं। फाइन इनफ। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस टाइप्स ऑफ द वर्ड। नाउ विल सी रिप्रोडक्शन जो है दैट इज़ द लाइफ प्रोसेस और नॉट। मुझे लाइफ प्रोसेस का आपको ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों ने स्टैंडर्ड 10 में पढ़ा है। लाइफ प्रोसेसेस आर द प्रोसेसेस occurs in any living organism to maintain their life। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए उसकी बॉडी में जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है दैट इज नोन एज द लाइफ प्रोसेसेस। इज रिप्रोडक्शन लाइफ प्रोसेस और नॉट, ये क्वेश्चन है। ओके, सो reproduction, I can surely say that reproduction is not a life process. Okay, why? I will explain you. Reproduction is not a life process. Okay, why it is not considered as a life process? बिकॉज बेटा लाइफ प्रोसेस का सिंपल मीनिंग ये होता है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपनी लाइफ कंप्लीट करने के लिए जो प्रोसेसेस उसकी बॉडी में होनी चाहिए, जस्ट फॉर एन एग्जांपल दैट इज द डाइजेशन, सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रिएशन, लोकोमोशन, मूवमेंट, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। बट रिप्रोडक्शन बेटा कोई ऐसी प्रोसेस नहीं है कि जिसके बिना लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ कंप्लीट नहीं कर सकता है। बिकॉज एज यू नो वेरी वेल इन आवर सोसाइटी सो मैनी कपल्स सफरिंग फ्रॉम द इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम। इट डजंट मीन दे कैन नॉट कंप्लीट देयर लाइफ। ऐसे भी होते हैं कि जिन्होंने शादी ही नहीं की होती है, या तो और भी स्पीसीज में ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है कि जो नए लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्शन से नहीं बना सकते हैं। फाइन, बट वो अपनी लाइफ तो कंप्लीट कर सकते हैं। सो वी कैन श्योरली से दैट रिप्रोडक्शन इज नॉट अ ट्रू लाइफ प्रोसेस। Fine. Then the next question. Then what is the importance of life process? Then what is the importance of reproduction? तो reproduction का importance क्या है? So we can write over here in a one line that to maintain the number of the living organism in any species on earth is a main importance of the life, main importance of a reproduction. To maintain the number of living organisms of any species on earth। अर्थ के पर कोई भी स्पीसीज के लिविंग ऑर्गेनिजम्स को मेंटेन करने के लिए रिप्रोडक्शन होना चाहिए। वाई? बिकॉज एज यू नो द डेथ, नो वन इज इमॉर्टल।
डेथ इज कंपल्सरी इवेंट एंड मीनिंगफुल ऑल्सो। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है बेटा, सबसे पहले बर्थ होने के बाद उसका ग्रोथ होता है, देन वो सर्टेन मैच्योरिटी पे पहुंचते हैं, एंड आफ्टर अटेनिंग द मैच्योरिटी दे आर कैपेबल टू डूइंग अ रिप्रोडक्शन। सो वो रिप्रोड्यूस होकर नए लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऐड करता है, एंड देन धीरे धीरे से जब उसकी बॉडी की सारी प्रोसेसेस जो है उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा एंट्रोपी इन स्टैंडर्ड 11, उसके बाद उसकी सारी ऑर्गन सिस्टम्स का फंक्शनिंग लो हो जाता है एंड फिर हो जाता है डेथ। सो वैसे हम बोलेंगे बेटा कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल में कितने फेसेस होते हैं। सो दैट इज द बर्थ, ग्रोथ, मैच्योरिटी, रिप्रोडक्शन एंड देन डेथ। फाइन इनफ। सो डेथ होना ही है तो उसके पहले रिप्रोडक्शन से नए लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऐड होने चाहिए, अदरवाइज ऐसा होगा कि रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो अर्थ के पर पर्टिकुलर स्पीसीज का स्लोली ग्रेजुअली एग्जिस्टेंस जो है वो खत्म हो जाएगा। फाइन इनफ ना। सो टू मेंटेन द लाइफ ऑन अर्थ, रिप्रोडक्शन इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रोसेस। फाइन इनफ। Now beta, as you know very well, there are so many different kinds of living organism exist on earth। तो फिर आपको ये क्वेश्चन होगा कि कितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स है डिफरेंट टाइप्स के, तो सब में जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है वो सेम तरीके से होगी कि डिफरेंट तरीके से होगी। सो mainly the process of a reproduction is divided into the two types, that is the sexual reproduction and asexual reproduction। So now beta we'll study in detail about the asexual and sexual reproduction in form of the differences। Fine enough? Okay. Now the reproduction is a mainly of a two type, that is the asexual reproduction and sexual reproduction. Both of these concepts are totally different from one another, so we'll study in a detail by the differences, so you will get a clear cut idea about both of these types। Fine. Okay, so first one is the asexual reproduction। Reproduction occurs in which if only one parent is involved, that is known as the asexual reproduction। उसका मीनिंग है बेटा, अगर कोई एक ही पेरेंट में से नया लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है तो उस वाले रिप्रोडक्शन को हम बोलेंगे asexual reproduction। So over here we can write only one parent is involved in this process। Fine. Okay, now over here in a sexual reproduction, in the sexual reproduction two parents are involved, and as a result of the fusion between the gametes of two parents, the new living organism is being produced। Fine enough। So यहाँ पे हम ऐसा लिखेंगे two parents are involved in this sexual reproduction, या तो ऐसा हम बोलेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम उसको बोलेंगे कि जिसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। फाइन। टू पेरेंट्स आर involved in this process। Now beta, next point is asexual reproduction is a very simple process। क्यों? बिकॉज एक ही पेरेंट जो है उसमें से नया लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है। सो दैट इज आइदर बाय द स्प्लिटिंग ऑफ दैट ऑर्गेनिजम्स, या तो उसमें से कोई एक सेल बनेगा वो उसकी बॉडी से डिटैच हो जाएगा, या तो उसकी बॉडी में कोई नया लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंडोजिनस प्रोसेस से अंदर प्रोड्यूस होने के बाद बाहर आ जाएगा। सो दिस इज वेरी वेरी सिंपल प्रोसेस। वन मोर थिंग बेटा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के भी बहुत सारे सब टाइप्स हैं, उसको हम इसका नेक्स्ट टॉपिक में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। फाइन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ वेरी सिंपल प्रोसेस, वेरी सिंपल प्रोसेस, while this sexual reproduction is a complex process।
क्यों? बिकॉज बेटा उसमें 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। सो डिफरेंट स्पीसीज में डिफरेंट होता है कि पहले दोनों पेरेंट्स के गैमेट्स बनते हैं, फिर गैमेट ट्रांसफ़र होते हैं, उसके बीच में फ्यूज़न होता है एंड देन डेवलपमेंट होता है नए लिविंग ऑर्गेनिज्म का। फाइन ना? सो दिस इज द कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। नाउ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ वेरी फास्ट प्रोसेस। ये बहुत फास्ट हो जाता है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में से नया लिविंग ऑर्गेनिज्म बनना। वाइल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है दैट इज द स्लो प्रोसेस। Now, over here we can write generally occurs in a प्रोकैरियोटिक और यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। बेटा हम जनरली बोलेंगे कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। रीज़न ये है कि यूनिसेल्युलर मीन्स एक ही सेल पूरा बॉडी होता है, तो उसमें कहाँ सेक्स ऑर्गन्स होते हैं और गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं, या बट मैंने बोला जनरली वर्ड इसीलिए यूज करना है बेटा कि स्टिल इन सम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स conjugation occurs which is one type of sexual reproduction. So you cannot write surely कि unicellular organism में sexually होता है. There are some exceptional cases. Fine. Generally occurs in unicellular organisms. Fine. Now next one over here, in a sexual reproduction we can write generally occurs in a multicellular organism. The reason is that बेटा कि आपको पता है ना प्लांट्स, अपने स्टैंडर्ड 10 में पढ़ा है, प्लांट्स जो है वो तो मल्टीसेल्युलर है बट स्टिल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से एक ही प्लांट में से नया ऑर्गेनिज्म बनता है। सो दैट इज अ काइंड ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसीलिए हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि जितने भी मल्टीसेल्युलर है सब में सेक्सुअल ही होता है। फाइन, सो ओवर हियर विल राइट बाय द वर्ड जनरली। फाइन ना? जनरली अकर्स, generally occurs in multicellular organism. Now next point is the newly formed organism is an exact copy of the parent. बिकॉज बेटा एक ही पेरेंट में से नया लिविंग ऑर्गेनिज्म बना है तो वो एग्जैक्टली उसके पेरेंट की कॉपी होती है। न्यूली फॉर्म्ड living organism is an exact copy of parent. While in case of the sexual reproduction where two parents are involved, the newly formed living organism is neither copy of both the parents. दोनों में से एक की भी वो कॉपी नहीं होती है। उसका रीज़न है बेटा कि दोनों के गैमेट्स फ्यूज़ होकर नया लिविंग ऑर्गेनिज्म बना है तो उसमें दोनों के कंबाइंड कैरेक्टरिस्टिक होता है। मीन्स हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सो जो चाइल्ड होते हैं न्यूबॉर्न वो एग्जैक्ट मदर की भी कॉपी नहीं होती है, एग्जैक्ट फादर की भी कॉपी नहीं होती है, दोनों के कंबाइंड कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। फाइन इनफ? ओके। Newly formed living organism is totally different from both the parents. From both parent we can write. Fine. Okay. Now over here variation is not observed in these. So for that first you know the meaning of variation. Now I am going to explain you the meaning of variation. Variation is not observed
in a species, ओके मीन्स जिस स्पीसीज में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बेटा वहाँ पे वेरिएशन ऑब्जर्व नहीं होता है। वेरिएशन का मीनिंग है डिफरेंस बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ अ वन स्पीसीज, कि लिविंग ऑर्गेनिज्म एक ही स्पीसीज के है बट स्टिल उसमें डिफरेंट है, दैट इज नोन एज द वेरिएशन। पर बेटा यहाँ पे ऐसा कोई वेरिएशन क्रिएट ही नहीं होगा, सालों से जनरेशन टू जनरेशन एग्जैक्ट कॉपी ही बन रहे हैं सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स। फाइन, सो ऑल आर आइडेंटिकल टू ईच अदर। While over here variation is observed in a species. Because as you know, what do you mean by variation? जैसे मैंने बोला, the difference between living organism of a one species is known as the variation, and the live classroom is the best example of a variation, कि हम सारे ऑर्गेनिजम्स एक ही स्पीसीज में से बिलोंग कर रहे हैं, दैट इज द ह्यूमन, हम सब ह्यूमंस है बट स्टिल वी ऑल आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, सो दैट इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ अ वेरिएशन, कि हम सब एक ही स्पीसीज में से हैं बट स्टिल वी आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, दैट इज नोन एज द वेरिएशन। एंड वो क्यों प्रोड्यूस हुआ है बेटा? बिकॉज मैंने बोला एवरी जनरेशन में जैसे नए नए लिविंग ऑर्गेनिजम्स बनते जाएंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, वो सब अपने पेरेंट से कुछ डिफरेंट होंगे, दैट्स वाई द वेरिएशन इज ऑब्जर्व्ड। एंड लास्ट इज देयर इज नो चांस ऑफ इवोल्यूशन इन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नो चांस ऑफ इवोल्यूशन। You must know the meaning of evolution. Evolution का मीनिंग ये है बेटा कि conversion of the simple life form into the complex over the period of time. फाइन ना? पर इसमें तो बेटा एवरी जनरेशन में सेम टू सेम लिविंग ऑर्गेनिजम्स बनते हैं, तो इवोल्यूशन होने का कोई चांस ही नहीं है। While chance of evolution, बिकॉज बेटा देखो हर एक जनरेशन में गैमेट फ्यूज होके नए नए ऑर्गेनिजम्स बनेंगे, तो वो कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं, इसीलिए आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में थोड़े से चेंजेस होने की वजह से वो कुछ और फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं। सो वी कैन से दैट देयर इज द चांस ऑफ इवोल्यूशन, एंड बेस्ट एग्जांपल इज द ह्यूमन, कि हमारे जो एंसेस्टर्स थे उसमें से अभी हम मॉडर्न मैन बने हैं, दैट इज ओनली एंड ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कि एवरी जनरेशन में कुछ ना कुछ चेंजेस हुए, इसीलिए आफ्टर थाउजेंड्स ऑफ ईयर इवोल्यूशन होके हम मॉडर्न मैन बने हैं। अदरवाइज अगर हमारे में भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता, सो अभी भी हम हमारे एंसेस्टर्स के जैसे ही होते, बिकॉज देयर इज नो चांस ऑफ क्रिएटिंग अ डिफरेंस। Fine enough beta. So this is whole about the difference between asexual and sexual reproduction. Now in our next lecture we'll start with the different methods of asexual reproduction, and then we'll study in detail about the process of a sexual reproduction.